हेलो, गुड इवनिंग। आज ये जो सेशन है जेआईबी और सीआईबी दोनों के लिए है। और इसमें हम लोग बात करेंगे जो फॉरेक्स के अकाउंट हैं। जो फॉरेक्स के अकाउंट हैं वो जेआईबी में पहले कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था। अब पीबीबी में जो है उसका एक स्पेसिफिक चैप्टर आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये आपका है दो जगह इसका जिक्र किया गया है। एक तो मॉड्यूल ए में, जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। जो मॉड्यूल ए है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। पहले ये प्रॉब्लम आती थी कि ये टॉपिक कहाँ पर है, ये मिलता नहीं था। ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर कट चैप्टर नंबर 9 मैं लिख दे रहा हूँ। इसके जो है कंटेंट आपको बाद में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने इसकी बेसिक क्लास ले ली थी और उस क्लास में हमने अकाउंट्स के जो फॉरेक्स के अकाउंट हैं उनके फीचर्स बताए थे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये जो चैप्टर नंबर 9 है या यूनिट नंबर 9 है जेआईबी के पीपीबी में चैप्टर 9, और सीआईबी के बीएफएम में चैप्टर नंबर 3। तो दोनों में ये दिया हुआ है। और इसमें जो दिया हुआ है जेआईबी में, इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ एनआरआई बिजनेस। तो वहां पर इन्होंने एनआरआई के जो अकाउंट्स की ऑपरेशन है, जितनी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आपका ये प्रॉपरली जो है, और एक यूनिट और है जिसको फॉरेक्स अकाउंट करके दिया गया है। वो दोनों मिला करके आपका एनआरआई का कॉन्सेप्ट होता है, और जो इसके बाद भी कुछ चीज बचेगी उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं जो है पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पहली क्लास जो लास्ट करी थी, उस क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, अभी मैंने आप लोगों के माइक म्यूट कर दिए थे क्योंकि कुछ लोगों के घर से आवाजें आ रही थी और उनको पता नहीं था कि आवाज आ रही थी। चलो, तो हम लोगों ने अकाउंट कवर किए थे, एनआरओ, एनआरई, और आपका एफसीएनआर, और आरएफसी, आरएफसीडी, आरएफसी, आरएफसी डी, और एक अकाउंट अभी हमने कवर नहीं किया है, एसएनआरआर। वो भी जेआईबी के सिलेबस में इस तरह से आता है। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत कॉमन कॉमन बात बताई थी उस दिन कि ये जो जहां पर भी एनआर लिखा हुआ है, एनआर का मतलब ये अकाउंट बेसिकली किसको अकाउंट है, एनआरआई को। ठीक है। और एनआरआई जब भी नाम बोलेंगे तो एनआरआई इक्वल टू क्या, प्लस क्या लगा लोगे आप, पीआईओ। और एनआरओ अकाउंट में एक स्पेशलिटी और है, ये फॉरेन बंदों के भी खोले जाते हैं। तो हमने ये तीनों कैटेगरी आपको उस दिन क्लियर कर दी थी। ठीक है। करेंसी की बात करते हैं तो ये रुपीज में, ये रुपीज में, और ये तीनों अकाउंट फॉरेन करेंसी, क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी कॉमन लिखा है। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एसएनआरआर अकाउंट किस में खोला जाता है? तो ये जो कॉलम है इनका आंसर भी यहीं से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मैंने बोला कि जहां पर भी एनआर लिखा हुआ है तो ये अकाउंट किसके लिए है, एनआरआई या फॉरेनर्स के लिए। ठीक है। या पीआईओ के लिए। और ये अकाउंट स्पेशली रुपी अकाउंट है, क्योंकि इसमें लिखा स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ठीक है। तो ये अकाउंट भी हमारा रुपीज में खुलेगा। ठीक है। और इसके फीचर की बात की थी। आज जो हमें एक तो एसएनआरआर के बारे में बताना और 3 अकाउंट और बताने हैं। देखिए, इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया था, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे बेसिक्स अकाउंट हैं, उन अकाउंट के बहुत जो बेसिक कॉमन फीचर है उसके बारे में हमने बात की थी। और बेसिक फीचर में 2 ही बातें देखनी होती हैं। कौन कौन सी 2 बातें देखनी होती हैं? कि वो जो अकाउंट है, आपका अकाउंट का करेंसी क्या है, और वो एनआरआई, रेजिडेंट इंडियन,
PIO और फॉरेन में कौन खोलेगा, ठीक है। और इसके बेसिक फीचर की हमने बात वहां कर ली थी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, हमारी आज की बात होनी है SNRR पर, सॉरी बिजनेस अकाउंट पे। और बिजनेस अकाउंट कितने लिखाए थे पुराने, उसमें अगर किसी ने नोट किया हो तो देखिए। एक तो हमने बताया था EEFC, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। दूसरा बोला था हमने DDA DDA। DDA को बोलते हैं डायमंड डॉलर अकाउंट। और तीसरा हमारा था OFC ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट। और आज एक और बात करी हमने, कौन सी? SNR स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। अकाउंट। तो बहुत सारी बातें क्लियर हैं कि ऊपर के जो तीनों अकाउंट है, कोई बता सकता है किस करेंसी में खोले जाते हैं ऊपर के तीनों अकाउंट जो है? फॉरेन करेंसी, डॉलर में। फॉरेन उसका रीजन बताता हूं कि मैंने बोला जहां पर भी FC लिखा हुआ है वो फॉरेन करेंसी में, उसके साथ साथ डायमंड डॉलर अकाउंट, तो डायमंड पहले से नाम आ गया, वो डॉलर पहले से नाम आ गया, तो डायमंड डॉलर अकाउंट। तो 3 अकाउंट फॉरेन करेंसी में है, लेकिन जो फोर्थ अकाउंट है, वो फोर्थ अकाउंट किस में है? रुपीज में। रुपीज में। और ये चारों अकाउंट का पर्पज क्या बताया? बिजनेस। बिजनेस अकाउंट। तो आप बता सकते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सर ये तो अभी के टाइम में 14% करंट अकाउंट टाइप। हाँ, कुछ हमसे बोल रहे मैडम? नहीं सर समझ में आ गया, करंट अकाउंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिजनेस पर्पज के लिए आपको पता है करंट अकाउंट खुलता है और 0% पर खुलता है, ठीक है। तो ये बिजनेस अकाउंट हो गए। और फॉरेन करेंसी के अकाउंट क्यों बना रखे हैं? कि कोई ट्रेडर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, वो करेंसी को क्या नहीं करना चाहता? कन्वर्ट नहीं करना चाहता। और करेंसी कन्वर्जन में हमने बताया था उसका क्या है, कमीशन लगता है, बैंक कमीशन चार्ज कर लेता है। तो इसीलिए वो फॉरेन करेंसी मेंटेन करते हैं। अब बात आती है SNRR। ये पुरानी बुक में नहीं था, न्यू बुक में आया है। SNRR में क्या है? जो NRI है और या फॉरेनर है, ये अगर इंडिया में, ये ध्यान रखना, इंडिया में, इन इंडिया अगर ये अकाउंट खोलेंगे, करंट अकाउंट रुपीस में खोलेंगे, और फॉर किसके लिए खोलेंगे? बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस में भी क्या है? इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लिया कोई चाइना से कोई इंडिया आया और यहाँ वो कुछ रॉ मटेरियल या कुछ छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कराता है। वो इंडिया आता है और इंडिया में SBI में एक अकाउंट खोलता है, जिसका नाम क्या है? SNRR। और इससे क्या करता है वो? लोकल पेमेंट्स करता है, जो कि कैसी करनी होती है उसे? लोकल लेबर की, लोकल वेंडर की, लोकल सप्लायर की, ठीक है। और SNRR अकाउंट और OFC अकाउंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अकाउंट है। कैसे अपोजिट अकाउंट है? ध्यान से देखना। फॉरेन करेंसी है, यहां पर क्या है? रुपीज है, ठीक है। यहां पर नॉन रेजिडेंट खोलता है, यहां पर रेजिडेंट खोलता है। ये ध्यान रखना, ये जो तीनों अकाउंट है ऊपर वाले, ये कौन लोग खोलते हैं? रेजिडेंट। और यहां पर रेजिडेंट में इंडियन कंपनी भी रेजिडेंट में आती हैं, और फॉरेन कंपनी किस में आती हैं? बोलो। SNRR खोलेंगे वो। हाँ, फॉरेन कंपनी मीन्स NRI, फॉरेनर, फॉरेन नेशनल समझ लो, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि OFC अकाउंट और SNRR अकाउंट बिल्कुल जस्ट अपोजिट अकाउंट है।
जैसे उसमें तो चाइना का बंदा इंडिया आ रहा था, और इस अकाउंट में इंडिया का बंदा कहां जाएगा? चाइना। कौन से अकाउंट में? OFC। ओएफसी में। SNRR में चाइना का बंदा इंडिया आया, इंडिया के लोकल पेमेंट उसने करने हैं। और इस मामले में इंडिया का बंदा चाइना गया और वो उसकी रेगुलर विजिट वहां होती है, तो वहां के लोकल वेंडर को बोलो, वहां के लोकल वेंडर को फॉरेन करेंसी में अगर पेमेंट करना होता है तो वो इंडिया का आदमी फॉरेन जाके जो अकाउंट खोलता है उसको ओएफसी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में किसी का कोई डाउट है? अपने जनरल क्वेश्चन पूछिए, फिर से कुछ उससे अच्छा समझाइए। निकल सर ये सर 1 मिनट सर, अपने जो एम्बेसी स्टाफ जो रहते हैं लंदन में या दूसरे कंट्रीज में, तो उनका भी खाता रहता होगा, तो यही ओएफसी खुलता होगा ना वहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रीजन बताते हैं। देखो, हमने जब आज क्लास शुरू करी तो क्या बोला? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। नहीं, बिजनेस क्या बोला? बिजनेस करने वाले। ठीक है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है एक हेल्प करेगा लोगों को कि अगर कोई यूएसए से इंडिया आता है और यहाँ पे जॉब करता है, क्या करता है? जॉब करता है, तो उसे क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, तो वो दो काम कर सकता है, या तो इस सैलरी को डायरेक्ट कहां भेज देगा? यूएसए। लेकिन अगर सारी सैलरी यूएसए भेज देगा तो यहाँ का रेंट कौन देगा? तो यहाँ पर जो अकाउंट खोलेगा इंडिया में, वो कौन सा खोलेगा बताओ? एनआरओ खुलेगा उसका। एनआरओ खोलेगा। ठीक है, अब इसी का रिवर्स लेते हैं। कोई इंडिया का बंदा कहां जा रहा है? यूएसए। और यूएसए में आपको पता है सिटी बैंक है वहां पर। इस सिटी बैंक में अकाउंट खोल रहा है। इस अकाउंट के लिए इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? वो कहा गया? यूएसए गया, वहां उसे लोकल खाने पीने का पेमेंट करना है, तो वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के बैंक ने जो फैसिलिटी दी होगी उसका वो अकाउंट खुलेगा, और वो जैसा इंडिया का एनआरओ अकाउंट है वैसा ही वो फॉरेन का अकाउंट होगा। बट उसका नाम ये जरूरी नहीं कि क्या होगा, वो उनके गवर्नमेंट के ऊपर। वो कहेंगे, बताऊं? वो कहेंगे नॉन रेजिडेंट क्या अमेरिकन यस सर, यस सर। ऑर्डिनरी अकाउंट, ऐसा कुछ बोल सकते हो, जरूरी नहीं ये बोलते हो। बट उनके लिए एनआरआई नहीं है, उनके लिए कौन है हम? अमेरिकन। नॉन रेजिडेंट अमेरिकन। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये Yes, sir. दोनों बातें क्लियर हुई। Yes, इंडिया में एनआरओ अकाउंट है, बाहर उसका नाम कुछ और हो सकता है। नॉन रेजिडेंट अमेरिकन अकाउंट। ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लास लेते हैं या तो अपना माइक बंद रखें या अपने घर की आवाज को बंद रखें, और तीसरा क्या करना है मुझे पता है, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, और मैं भूल जाता हूँ फिर वेटिंग रूम में डालने से मैं भूल गया तो आपकी पूरी क्लास वेटिंग रूम में चली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पुक्या सुधाकर जी जो है अपना एक वो माइक खोले हुए हैं, उनको पता ही नहीं। अच्छा, पता करने लग गया। अच्छा, एक डेल नाम से हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका माइक खुला, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है आपके घर से? नहीं सर। ठीक है, गुड। जिनके घर से डिस्टरबेंस नहीं है वो लोग रेस्ट एश्योर हो जाए। और डिस्टरबेंस की छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर आपके घर के आसपास, घर के अंदर, कमरे के अंदर से कोई भी आवाज आ रही है तो ये समझ लो वो आवाज हमारी तक आ रही है, सब तक आ रही है, बस आपको नहीं आ रही हो। हाँ, कल मेरे साथ ऐसे हुआ था सर, इन्वर्टर का होमिंग नॉइज आप तक जा रहा था और हमारे को नहीं आ रहा था। ठीक है,
यस सर। चलिए आगे। अब हमारे तीसरे कैटेगरी के अकाउंट रह गए जिसको हम बोलते हैं इंटर बैंक सर अकाउंट। एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर कोई बिजनेस एंटिटी मल्टीपल कंट्रीज के साथ अगर बिजनेस कर रही है, करेंसी भी अलग अलग है, से जो अभी चाइना डॉलर, यूएसए डॉलर, तो उस कंडीशन में अकाउंट भी उतने ओपन करने पड़ेंगे, सिंगल अकाउंट से हो जाएगा उसका काम? चलो आपका क्वेश्चन से मेरी एक मिस्टेक दूर हो गई। मिस्टेक क्या दूर हुई? मैं इन दो अकाउंटों को बताना ही भूल गया। कौन से दो अकाउंटों को? EFC और डी। EFC और इसके तो फीचर मैंने बताया नहीं ना आपको, तो इसको बात कर लेते हैं पहले। इसको हम बाद में लेंगे इंटर बैंक को। हाँ तो EFC समझिए। EFC एक्सचेंज अर्नर। कुछ लोग फॉरेन करेंसी को सिर्फ इसलिए अपने पास रखते हैं कि उसके रेट बढ़ने पर क्या कर पाए, वो उसका एक्सचेंज का फायदा उठा पाए। ये बेसिकली जो मनी एक्सचेंजर होते हैं, मनी चेंजर अधिकतर टूरिस्ट प्लेसेस में अगर आप जाएं तो वहां लिखा रहता है यहाँ पर फॉरेन करेंसी बदली जाती है। छोटे छोटे पान की दुकान, टॉफी की दुकान, बुक्स की दुकान, वहां लिखा रहता है। उन्होंने RBI से इस बात का लाइसेंस ले रखा है, बट ये क्या है, ओनली क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं, खरीदते हैं सर, परचेज करते हैं या बाई करते हैं। इनसे आप रुपया देके डॉलर नहीं ले सकते, बट इनको डॉलर देके क्या कर सकते हैं, रुपया ले सकते हैं। अब सपोज कीजिए इन्होंने एक डे में $5,000 इकट्ठे कर लिए, तो ये $5,000 कहाँ रखेंगे बताओ? अपना EFC अकाउंट में रखेंगे। अपने हाउस में रख सकते हैं? नहीं। क्यों बताओ? रिस्ट्रिक्शन है कुछ, 2000 ही मैक्सिमम रख सकते डॉलर हैं। तक भी हम लोग रख सकते हैं अपने पास। क्योंकि मैक्सिमम $2,000 तक ही हम अपने घर में रख सकते हैं, हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी वाइज भी चोरी भी हो सकता है, तो इसलिए करंट अकाउंट खुला होता है, उसमें रख लेते हैं, और जब इन्हें लगता है कि बाजार में रेट सही हो रहा है तो उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये तो हो गया। और अधिकतर जो ट्रेडर होते हैं वो भी इस अकाउंट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उन्हें कोई फॉरेन में डॉलर में अकाउंट करना है, डॉलर में पेमेंट करना है, तो ये इस अकाउंट से क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विफ्ट। तो ये जो है स्विफ्ट के थ्रू मनी भेज सकते हैं। इनको बैंक के पास इमीडिएट जाके एक्सचेंज नहीं कराना पड़ेगा। और उससे नुकसान क्या होता है, अगर इन्होंने ये काम लास्ट ईयर किया था, यानी लास्ट ईयर 5,000 रखे हुए हैं और आज इन्हें पेमेंट करनी है, तो जो प्राइस बढ़ गए होंगे उसका फायदा इनको मिलता है। क्यों? इन्होंने तो डॉलर रखे हुए थे, अगर नहीं रखे होते तो रुपया देके बैंक से क्या लेते, डॉलर, इनको महंगा पड़ जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं। एक अकाउंट हमारा है DDA, और DDA अकाउंट की जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये इसी के लिए बना हुआ है, डायमंड डॉलर अकाउंट। इसमें 5 करेंसी में अलाउड है, 5 करेंसी अकाउंट्स, यानी एक अकाउंट में डॉलर का खोला, एक पॉन्ड का, एक जापानीज येन का, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, और एक कैनेडियन डॉलर। ठीक है, बट इसके लिए कंडीशन है, जो लास्ट 3 ईयर का जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 3 करोड़। तो ऐसे ट्रेडर्स जिनका लास्ट 3 ईयर का टर्नओवर जो है उसका एवरेज कितना है, 3 करोड़ है, वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और ये बेसिकली सूरत में या गुजरात में जो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डायमंड, क्या बोलते, कोई गुजरात से है? यस सर। आर्टिफिशियल डायमंड का वो बहुत काम होता है गुजरात। यस सर। जो लोग आर्टिफिशियल डायमंड का काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग आर्टिफिशियल डायमंड का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी दी गई है। क्यों?
वो कई कंट्री से रॉ डायमंड मंगाते हैं और कई कंट्री में सेल करते हैं, तो उनको वहां पे पेमेंट भी करना होता है और उनको पेमेंट रिसीव भी होती है, इसलिए ये लोग डायमंड डॉलर अकाउंट खोलते हैं। क्लियर हो गया? आपका क्वेश्चन का आंसर आया जिन्होंने पूछा था मुझसे? हाँ सर, आगे। ठीक है। अब एक आप क्वेश्चन में एक बात और थी, ये अकाउंट कहाँ पे खुल रहा है? इंडिया में खुल रहा है। इंडिया में खुल रहा है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं कई कंट्री में ट्रेडिंग करने जाता हूं, चाइना में, जापान में, तो मैं हर कंट्री में जाके कौन से अकाउंट खोलूंगा? और इसके लिए आप कितनी भी कंट्री में जाओ खोल लो अकाउंट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप अकाउंट खोलोगे वो किस कंट्री के बायलॉज के हिसाब से खोलोगे? उसी कंट्री से। अब वो कंट्री आपको जो फैसिलिटी दे रही है हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा। फॉरेन कंट्री के रूल्स चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम बात करते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट, जिसको बोलते हैं इंटर बैंक अकाउंट, इंटर बैंक इंटरनेशनल अकाउंट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, तो ये जो अकाउंट है सभी बैंक को परमिशन है ओपन करने की? कौन से? ये जो ये ऊपर वाले डायमंड डॉलर जो अभी तक मैंने बात करी है, हाँ मैं बताता हूँ, जो अभी तक मैंने बात करी है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 3 कैटेगरी के लाइसेंस मिलते हैं, AD1, AD2 और AD3। AD1 जो है ऑल टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, ये लाइसेंस लेते हैं RBI से, सारी ब्रांचें अलाउड नहीं है। ये जो है ट्रेडिंग के काम करती है सारे, इंक्लूडिंग LC। और AD3 ब्रांच सिर्फ क्या करती है? परचेज करती है, ठीक है? परचेज करती है, सेल नहीं करती, ठीक है? तो इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ लोगों ने ब्रांचों में लाइसेंस लिया। अच्छा, कई बैंकों ने अपने बड़ी बड़ी सिटी में कौन सी ब्रांचें खोली हैं? सर ये परचेस का मतलब ये सिर्फ डॉलर वो अपनी ब्रांचेस पे लेंगे, डॉलर देंगे नहीं? देंगे नहीं, सिर्फ बाई करेंगे, ठीक है? मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं लिमिटेड एक्सचेंज करने के लिए इनको परमिट किया गया, ठीक हो गया? तो यहां पर हमारी बात हुई कि इंटर बैंक इंटरनेशनल अकाउंट जो नेक्स्ट थे, और इसमें हमने कितने नाम बोले थे? नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। अब इसे साफ साफ लिखते हैं, ध्यान दें। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये 3 कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है? इंडिया, इसको हम USA ले लेते हैं और इसको हम ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं, ठीक है? और ये अभी हमने बता दिया ये जो अकाउंट है कौन खोलते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक में इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसा नहीं कि यहाँ के स्टेट बैंक ने यहीं के बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोल दिया, वो तो लोकल क्लियरिंग अकाउंट हो गया। ये कौन सा क्लियरिंग अकाउंट है? इंटरनेशनल क्लियरिंग अकाउंट। मींस इंडिया के SBI ने अगर USA में कोई अकाउंट खोला, यहाँ पर USA ने, ये जो इंडिया का SBI है, SBI यहाँ लिख देता हूं, तो SBI ने एक अकाउंट खोला यहाँ पर, कहां पर खोला? USA में, किसी भी बैंक के साथ। तो इस अकाउंट को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉस्ट्रो, और इसको कोड किया जाता है क्या? आवर अकाउंट विथ यू, आवर अकाउंट विद यू, ठीक है? आवर अकाउंट विद यू यानी मेरा अकाउंट आपके पास। और इसकी खास बात होती है कि ये जो अकाउंट है इसमें जो बैलेंस होता है वो कैसे होता है? फॉरेन करेंसी में रहेगा। फॉरेन करेंसी में। एक क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, कि नॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस किस में होता है? एक बात। दूसरी बात एक और है, इसमें एक बात और होती है कि इसका एक यहाँ पर अकाउंट खुलता है, उसका नाम क्या होता है? मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट। मिरर अकाउंट क्या है? बेसिकली रिकंसिलिएशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है?
रिकॉन्सिलिएशन क्यों है कि यहां पर जो क्रेडिट आया है वो भी यहां पहुंचा है, लेकिन आप लोग अपने वहां उसकी एंट्री कर लेते हैं ये मानते हुए कि अब वो पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन आने में क्या हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो एक अपडेटेड मिरर अकाउंट होता है, और अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मैच करा लेते हैं, रिकनसाइल करा लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरे अकाउंट की बात करते हैं। ये जो बैंक है यूएसए, यूएसए का एक अकाउंट, यूएसए की किसी बैंक का अकाउंट यानी सिटी बैंक का अकाउंट कहाँ खुला हुआ है, इंडिया में। इंडिया के एसबीआई में। तो ये जो एसबीआई है ये कहेगा योर अकाउंट विद अस, योर अकाउंट विद मी या विद अस, यानी आपका अकाउंट मेरे पास, और अगर मेरे पास अकाउंट है तो ये अकाउंट की जो करेंसी होती है कौन सी होती है, डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपए। अब एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में ये आ रहा है ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, मान लिया हमको यूएसए में डॉलर में पेमेंट मिल रही है और कल को हमें वही पेमेंट वहीं देनी है, तो हम उस पेमेंट को इंडिया नहीं मंगाते, इंडिया मंगाएंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा, इसलिए हम वहीं रख देते हैं और यहीं से उस पार्टी का क्या कर सकते हैं हम लोग, पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, खोलने का, हेलो सॉरी, क्या क्या बेनिफिट है, मतलब क्यों खोलती है यहाँ का बैंक? हाँ बताते हैं। देखो अभी मैंने इससे पहले जो सेंटेंस बोल रहा कि अगर यहाँ के स्टेट बैंक को अमेरिका में कोई पेमेंट आ रही है तो वो इंडिया नहीं मंगाते, वो वहीं जो उन्होंने अकाउंट खोला है उसमें क्रेडिट करवा देते हैं। ठीक है, ओके। और इसलिए क्रेडिट कराते हैं कि इमीडिएटली 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद हो सकता है वो पैसा उनको वहीं पर डिप्लॉय करना है या वहीं की किसी पार्टी को पेमेंट करना है, या एक बात और सुनना कि यहां से रेमिटेंस भेजना है, तो वो क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनना, वो इंडिया वालों से यहां क्या ले लेंगे, डॉलर, और यहां चिट्ठी भेज देंगे। क्या भेजेंगे कि मेरा जो यहाँ पे, अगर मान लिया इसको हम $600 करते हैं, वो कहेंगे मेरा जो यहाँ पे बैलेंस है ना उसमें से $600 क्या करो, डेबिट करके इसको पेमेंट कर दो। मींस रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं होता, केवल कम्युनिकेशन होता है। और अगर हम इस वाले बात की बात करें वॉस्ट्रो की, तो वॉस्ट्रो में क्या खास बात है कि फॉरेन कंपनी का अकाउंट किसके पास है, फॉरेन बैंक का अकाउंट किसके पास है, हमारे अकाउंट, फॉरेन बैंक का अकाउंट हमारे पास। ठीक है, तो इसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक हो गया। तो इसमें एक खास बात है कि यहां पर बैलेंस क्या होगा, रुपीस का होगा। तो ये जो यूएसए का सिटी बैंक है, अगर उसको इंडिया में रुपी का पेमेंट करना है तो वो इधर वाले बैलेंस से ही काम अपना चलाता है। ठीक है, और अगर कम हो जाएगा तो किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर आपकी SBI फोटो नहीं आ रही है। कोई बात नहीं सर। मेरी फोटो बहुत पसंद है आप लोगों को। मोटिवेशन मिलता है सर। फिर वो पढ़े जैसा लगता है ना कि कोई सामने से कर रहा है। अच्छी तो बात है। ये जो अकाउंट है ये सिर्फ बैंक के है ना, या कंपनी हाँ। के भी होते हैं? ना 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 ना, बैंक के, देखो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, इंटर बैंक। यस सर। कंपनी की बात तो हम ऊपर कर चुके हैं, ये जो अकाउंट है ना ओएफसी अकाउंट। अच्छा, Yes, ये sir. जो आपने क्वेश्चन, ये जो अभी आपने पॉइंट उठाया है, इसमें बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में आइडिया है। ओएफसी अकाउंट को मैं नॉस्ट्रो कहूंगा, वॉस्ट्रो कहूंगा या लोरो कहूंगा,
नोस्ट्रो नोस्ट्रो कौन सा? नोस्ट्रो नॉस्ट्रो। क्यों? यस मैंने कहाँ खोला अकाउंट? फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में और बाहर फॉरेन करेंसी में खोला हुआ है। और SNRR क्या होगा मेरे लिए? वोस्ट्रो वॉस्टो हो जाएगा कि बाहर का बंदा इंडिया आके मेरे वहां बैंकिंग कर रहा है। सर ठीक है, इनका but- फुल फॉर्म भी होता है क्या सर? है? नोस्ट्रो वोस्ट्रो का फुल फॉर्म भी होता है सर ये? नहीं नहीं, ये लैटिन वर्ड है। ओके ओके इनका मतलब कुछ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये ऐसे होता है ना, वो यस जैसे ये रसिया, उसके आगे आसपास कजाकिस्तान, वहां पे कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं, कोत्रो आते हैं, यस तो ना, यस सर तो इसी अच्छा तरह सर, शब्द है। सर एक चीज बताइए ना, नोस्ट्रो अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस भी ऐसा रखना पड़ता है क्या नहीं वोस्ट्रो में? नहीं, ये बैंक के करंट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा और अगर होगा भी तो आपस में उन दोनों बैंकों की बात होगी, ओके। पर ये क्लियरिंग पर्पज के अकाउंट है, सिंपल सा। ठीक। तो OFC ये जो है करंट foreign अकाउंट में है चलता सर? है। सर ये करंट अकाउंट टाइप है? करंट अकाउंट। सर ये नास्ट्रो और वास्ट्रो एक दूसरे का जो है ना मिरर अकाउंट हो सकते हैं सर ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉस्ट्रो का मिरर अकाउंट इसलिए रखते हैं कि हमें पता रहे कि हमारा वहां कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो ये यूएसए है, यूएसए का कौन सा बैंक? सिटी बैंक, अपने वहां इस वॉस्ट्रो का क्या रखता होगा? मिरर अकाउंट रख सकता है। हाँ, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है, ओके सर। ये हमारे बैंक का कंसर्न। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो किस में होता है? लोरो अकाउंट। ठीक है, तो लोरो का मतलब होता है, तो नोस्ट्रो यानी हमारा अकाउंट बाहर के देश में है वो नोस्ट्रो है, और उसकी बैंक का हमारे यहाँ है वो वोस्ट्रो है। वो ऐसा- उसके बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का। जो अपोजिट है वो दोनों नोस्ट्रो और वोस्ट्रो जो है अपोजिट है दूसरे से। अपोजिट नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं। अब मैं यहाँ सिटी बैंक की जगह मान लिया अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिख दूं तो वो वोस्ट्रो ही रहेगा। वही वोस्ट्रो रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है अपोजिट। हो सकता है कि सिटी बैंक को जरूरत ही ना पड़े। नहीं नहीं, कहने का मतलब सर है कि जो फॉरेन का अकाउंट इंडिया में है वो वोस्ट्रो है, इंडिया का जो वोस्ट्रो है। फॉरेन में है नोस्ट्रो है। बिल्कुल, हाँ सही है, आप ठीक किसी है। भी बैंक में ठीक? हो। हाँ, अब आता है देयर अकाउंट विद देम। इसको सुनिएगा, इसमें कई लोग कंफ्यूज करते हो आप लोग। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक PNB खोल दिया। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से जरा। तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो सिटी बैंक है अपना अकाउंट कहाँ खोल दे? ऑस्ट्रेलिया के कौन से बैंक में खोल दे? PNB में खोल दे, या वहां पे एक बैंक होता है ANZ ग्रिंडलेज, ये भी बैंक है ऑस्ट्रेलिया। अगर सिटी बैंक यहां खोल दे तो ये SBI यहां से कोट करेगा। क्या कोट करेगा? देयर अकाउंट विद देम। इस अकाउंट को जब अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, मतलब चिट्ठी भेजेगा, तो कहेगा कि क्रेडिट इन लोरो अकाउंट दिस या दिस अकाउंट नंबर दिस एंड दिस। ठीक है, और ये बोलेगा किससे? किसी अलग पार्टी से, किसी पार्टी से तो बोलेगा। दूसरे का अकाउंट तीसरे में सर। हाँ, वो कह रहा है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया आपका, एक और बैंक का नाम लिख देता हूं मैं, HSBC लिख देता हूं। HSBC से बोल रहा है, कह रहा सुनो, लोरो अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। इसका मतलब HSBC समझ गया कि किसी बैंक का कोई अकाउंट किसी दूसरे बैंक में खुला हुआ है, वहां जमा करना है। और ये अकाउंट SBI का नहीं है, ये अकाउंट या तो इसका है या तो सिटी बैंक का है या HSBC बैंक का।
और खोला कहाँ है उसने? ऑस्ट्रेलिया में खोला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के किसी बैंक में खोला हुआ है। तो लोरो अकाउंट में जो पार्टियां होती हैं वो कितनी हो जाती हैं? 3 हो जाती है ना सर? कम से कम 3। ठीक है, वो उससे बोल रहा है, उसके अकाउंट के बारे में बोल रहा है, और दूसरा वहां खुला हुआ है अकाउंट। दे आर अकाउंट विद देम। सर रिपीट कीजिए। एक क्वेश्चन इससे, हाँ इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे और थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए लोरो बता देता हूँ। SBI कहां पर है? इंडिया में। ये बोल रहा है, कह रहा है देयर अकाउंट विद देम, देयर अकाउंट विद देम बोलना ना, ठीक है। अब कैसे? यहाँ पर देखो USA है, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। USA का एक बैंक है HSBC, ठीक है। HSBC ने अकाउंट जो है यहाँ खोल रखा है, ANZ ग्रीनलेज बैंक, ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, यहाँ खोल रखा। तो SBI जिससे भी बोलेगा वो कहेगा देयर। देयर किसके लिए बोल रहा हो? HSBC को बोल रहा है। HSBC के लिए बोल रहा है। और देम किसके लिए बोल रहा है? ANZ। और बोल किसी से भी सकता है, वो हो सकता है PNB से बोल रहा हो, वो हो सकता है सिटी बैंक से बोल रहा हो। सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इसका इस्तेमाल तब होता है जब SBI का अकाउंट यहाँ ना हो। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में नहीं रहेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ANZ ग्रीनलैंड के साथ नहीं है, ओके। तो उससे पेमेंट क्या कर रहा है कि भैया वहां भेज दो, या SBI को ANZ ग्रीनलैंड बैंक का $60,000 देना है, तो अपनी देनदारी को खत्म करने के लिए वो उस पार्टी को बोल रहा है कि भैया यहाँ पेमेंट कर दो। ठीक है, ठीक हो गया? जी सर। हाँ, तो अकाउंटों के बारे में तो बात कर ली, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है, खासकर से JIB वाले अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा भी लिबरल ले रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। 2 रीजन है उसके, कोई आप लोग बता दो कौन से 2 रीजन है कि जिसमें आपको लापरवाही नहीं करनी। वो CIB में फिर उनको दिक्कत करेगा, सेकंड टाइम बहुत बैठना बढ़िया। पड़ेगा। एक तो बात यह है कि भैया आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ना पड़ेगा, यस सर, यस सर। और आज नहीं पढ़ोगे तो 3 यूनिट खोओगे। कौन कौन सी 3 यूनिट? मतलब इंटरलिंक्ड है, 3 यूनिट इसमें डाली है, और 3 यूनिट है न्यू बुक के अकॉर्डिंग 8, 9, 10। 8, 9, 10 ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, इस कॉन्सेप्ट से हमें फायदा क्या मिलेगा कि हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ने में हमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और CIB के लिए मैंने क्या बताया, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? CIB के लिए बताइए क्या इंपॉर्टेंस है? इसके ऊपर केस स्टडी आता है, केस स्टडी आती है, और केस स्टडी नहीं भी होगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिलेगा, और ये सॉलिड क्वेश्चनों में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं इनसे एज सच। ठीक है, मैथमेटिकल नहीं सिर्फ है। समझना है सर। हाँ, अच्छा, अभी जो है मैं सामने स्क्रीन पर, सर ये SBI HSBC को क्यों बोलेगा? वो ANZ बैंक को क्यों नहीं पेमेंट कर सकता? ये इसका कोर कंसेप्ट कुछ समझ नहीं आया है। अच्छा Clear चलो नहीं बता हो रहा दो, एक बार और, ठीक है, मैं इसको एलोबरेट करता हूँ। SBI को 60,000 का पेमेंट मिस्टर X को करना है, X कंपनी को करना है या किसी को करना है, और जो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, ठीक है, और SBI का
इसका ऑस्ट्रेलिया में कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके दोस्त का अकाउंट है। उसका दोस्त कौन है? HSBC। HSBC दोस्त को यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट बैंक। करस्पॉन्डेंट का अकाउंट वहां खुला हुआ है। कौन से बैंक में खुला हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो वो क्या करता है, जिसको पेमेंट करना है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो SBI क्या करेगा, HSBC से पेमेंट लेना था उसको। HSBC कहेगा तुम मुझे मत दो, तुम क्या करो, ANZ ग्रीनलैंड में डाल दो, और मैं ANZ ग्रीनलैंड को बोलूंगा कि भैया ये जो मेरा अकाउंट है, ये जो HSBC का अकाउंट है, इसमें से इतना पेमेंट इस पार्टी को कर दो। ठीक है, समझ में आई बात? तो सर SBI ANZ ग्रीनलैंड में पैसा देगी या फिर HSBC को देगी? HSBC में उसका तो पैसा पहले से ही है ना सर। HSBC से तो पहले से लेना है उसने। SBI को लेना है ना? हाँ हाँ, HSBC के लिए ANZ नोस्ट्रो हो गया ना सर? HSBC के लिए ANZ, हाँ बिल्कुल, HSBC के लिए। जी सर। बड़ा कंफ्यूजन है सर। नहीं नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। HSBC के लिए तो नोस्ट्रो है, लेकिन हमने सारे नेम बोले, किसके अकॉर्डिंग बोले? अपने हिसाब से। नौरों के लिए अपने हिसाब से बोल रहे हैं सबके नेम हम, ठीक है। और एक चीज और, अगर HSBC का अकाउंट ANZ ग्रीनलैंड बैंक में है, तो HSBC की क्या होगी एक वहां पर? ANZ जो ग्रीनलैंड बैंक है, HSBC को क्या देगा? चेकबुक देगा। चेकबुक देगा। तो ये जो SBI है, SBI कहेगा कि HSBC को कहेगा वहां जमा कर दो, और एक चेक किसको प्रोवाइड करा दो? मिस्टर एक्स को। और जेट जो है वहां से लोकली पेमेंट विड्रॉ कर लेगा या ट्रांसफर कर लेगा, जो भी। HSBC इंडिया का बैंक है सर। और एक क्वेश्चन और है कि लोरो अकाउंट की जरूरत कब होती है? जब बैंकिंग अलाउड नहीं होती है। क्या होती है? किसी बैंक को वहां बैंकिंग अलाउड नहीं है, मींस वो बैंक वहां पे अकाउंट नहीं खोल सकता, बट दूसरे बैंक को अलाउड है। कई जगह होता है ब्रांच नहीं खोल सकते, कई जगह होता है कि वहां पे दूसरे बैंकों के अकाउंट नहीं खुलते, लेकिन कुछ बैंकों के खुलते हैं। ये सब बातें, और आपके दोस्त यानी करस्पॉन्डेंट का अकाउंट वहां पर खुला हुआ है। ठीक है, जितने ज्यादा डाउट होंगे उतना ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि डाउट से ही हमें कोशिश करने का मन करता है कि हाँ यार इसका मतलब क्या है। ठीक है, हाँ। ये HSBC SBI से फिर कुछ चार्ज लेगी क्या? कोरेस्पोंडेंट बैंक से पेमेंट बिल्कुल हो सकती है, सर्विसेज के चार्ज हो सकते हैं। वो कहेगा मैं तो आपको वहीं ला के दूंगा, आप मुझे यहाँ मत लो, ऐसा हो सकता है। वो कहेगा भैया यहाँ नहीं दूंगा पेमेंट, अगर आपको लेना है पेमेंट तो आप वहीं से लो, अगर आप यहाँ लोगे तो हम क्या करेंगे, कुछ चार्ज काटेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज तो एंड कस्टमर बियर करता होगा ना सर? वो सारा डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग किस पे जाएगी। और वैसे तो इसमें, हाँ, ये जो आपका पॉइंट है बिल्कुल ठीक है कि सारा खर्चा अल्टीमेटली देना किसने? कस्टमर देना है। बैंक तो किस लिए बैठे हुए? कमीशन के लिए। बैंक तो अपना खर्चा निकालने के लिए बैठे हुए ना, इनकम के लिए। ठीक है, तो बैंक जो है हमेशा अपना खर्चा निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पूरा किया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे वो दिखा रहा हूं कि ये सारा जो हमें करना पड़ रहा है क्यों करना पड़ रहा है। और ये ज्वाइंट क्लासेस 3-4 चलेंगी। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट और है
किसी भी चैनल के शॉर्टकट वीडियो पे बिल्कुल विश्वास ना करें। नहीं अगर आपको विश्वास करना है तो उस चैनल पे करें जो पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइकिंग टीचर वाइज अलग अलग हो सकती, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन केवल एमसीक्यू के पीछे मत भागे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 28 मिनट का वीडियो था। उस 28 मिनट में 13.5 मिनट सिर्फ कोर्स कैसे ले बता रखा था, और मुश्किल से 6 क्वेश्चन नहीं कराए उसमें। एमसीक्यू का जरूरत ही नहीं पड़ेगा सर, बढ़िया एक थ्रेशोल्ड रहेगा नॉलेज का, तो हम सही थ्रेशोल्ड रहेगा तो वैसा एसेस नहीं रहेगा। और अगर एमसीक्यू की बात है लास्ट में देखते हैं फिर सर क्या होता है। एमसीक्यू काम नहीं आती सर, मैंने देखा कोई काम नहीं आता। हाँ, तो पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलो, आपके बैंक में हो, चाहिए सर, बैंक में हो, आपके नॉलेज काम कॉन्सेप्चुअल अगर क्लियरिटी है तभी होगा, नहीं तो फिर सर तुक्का मार के आना पड़ेगा। चलो, ये नई बुक ईपीबी की बुक सामने मैंने स्क्रीन पे खोली हुई है, दिख रही है ना आप सबको? यस सर। इसमें आप लोग देखिए कौन कौन से, देखिए 3 टॉपिक है, सॉरी 8, 9 and 10। 8, 9 and 10 पहले भी मैं रेगुलर जो सीआईबी वाले बच्चे उन्हें पता है कि जेआईबी वालों को इस क्लास में रखता था और उसमें क्वेश्चन आता, लेकिन अब देखिए कितने पेज हैं। बुक को थोड़ा ऊपर लीजिए ना। हाँ, बुक को थोड़ा ऊपर लेते हैं। के उसमें 52 पेज हैं सर, 52। ये 121 से लेकर के कहां तक है पेज? 172। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे, कितने पेज है लगभग? 52 पेजेस हैं। 52 पेजेस अगर हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इन चैप्टर को, और शॉर्टकट भी नहीं है। 52 पेजों में कुछ लिखा होगा, ठीक है। पहला वाला क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इंडिविजुअल। आप बाहर पैसा कैसे भेज सकते हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन से वाली बात कर रहे हैं? नीचे वाले 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा एक बार 9 नंबर टॉपिक जो है जेआईबी का, और सीआईबी वाले ये ना सोचे कि हमारा नहीं है, क्योंकि आपकी बुक जब आएगी ना तो उसमें वो चीजें अपडेट हो जाएंगी। जो पहले जो सिलेबस में थोड़ा कमी होगी वो अब जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी जो है ये जेआईबी की बुक है, इसमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ, आप ये देखिए जो हमने बात करी है ये बिल्कुल एज इट इज कहां से उठा दिया है? सीआईबी से। दिख रहा है? सारे इश्यू उसने कवर किए, ठीक है। दूसरा नीचे फॉरेन नेशनल कौन कौन से अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और एसएनआरआर भी दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक। नॉन रेजिडेंट रुपीज अकाउंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो उस पर कैसे हम डील कर सकते हैं एनआरआई की। एनआरआई कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इन सब बारे में काफी मतलब ब्रॉड दिया हुआ है। ये 9 नंबर यूनिट की बात है। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 10 की। ये हम लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ना है अभी, लेकिन आपको लॉजिक अब क्लियर हो जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इसमें से बहुत सारी बातें मैंने सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा? कुछ आपका सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरा फोटो को स्लाइड करो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो अच्छा बोल दिया आपने तो दिख रहा, नहीं तो आप परेशान हो जाते, ठीक है। यहाँ देखिए फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट एंड अदर एस्पेक्ट। तो यहाँ पर कौन से अकाउंट कवर किए उसने? जो फॉरेन करेंसी थे। तो इसने 2 कैटेगरी कर दी। पहली वाली कैटेगरी में सिर्फ रुपीज अकाउंट लिए हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी में दूसरे चैप्टर में फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। अब आप देखिए वो जो जितने अकाउंटों की बात हमने करी थी वो यहाँ पर आ रहे नहीं आ रहे। ये देखिए ईएफसी आ गया, आरएफसी आरएफसीडी आ गया, डीडीए आ गया, ठीक है। कुछ कंडीशंस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड अकाउंट आ गए, ठीक है।
और फॉरेन नेशनल्स जो हैं, रेमिटेंस ऑफ एसेट बाय फॉरेन नेशनल, जो बाहर के लोग हैं वो अगर यहाँ कुछ पैसा भेजना चाहें कैसे भेजेंगे। मोड ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय रेजिडेंट, इंडिया का कोई आदमी बाहर प्रॉपर्टी वो करना चाहता है। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया, इसमें क्या होता है, बाहर से जो पैसा था ना उसको टैप करने के लिए कि भाई कहीं फंडिंग तो नहीं आ रही, टेररिस्ट फंडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड अकाउंट है ना, आप लोग मानोगे नहीं, मेरा जो सबसे पहला लेक्चर है फॉरेक्स का शायद 2018 का मिलेगा। 2018 से मैं फॉरेक्स के अकाउंट 3 कैटेगरी करके पढ़ाता हूं, जिसमें दूसरी वाली कैटेगरी कौन सी होती है, बिजनेस। बुक में ये वर्ड पहली बार आया, यानी मुझे उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है मेरे को किसी भी तरह का। बुक में अब पहली बार इस बात को यहां पर दे रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसमें 10.4.1, अगर हम बुक में नीचे जाएंगे